Hello students, my name is Richa Thakur from शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की और उसके फर्स्ट चैप्टर की। उसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आइए हम अपनी पृथ्वी की थोड़ी सी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा होता है पूरा चांद। क्या होता है पूर्णिमा? पूर्णिमा होता है पूरा चांद। ठीक है, पूर्ण चंद्र। इसको ना लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। अमावस हो यानी कि चांद का ना दिखना, और पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद दिखना, ये महीने में एक एक बार होती है। यानी कि पूरे महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस होती है। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जब यह पिंड ठीक एक सीधी रेखा पर हो जाते हैं। कौन कौन से पिंड? यानी कि सूर्य, यानी कि हमारा सन, ठीक है, और हमारी अर्थ और हमारा मून। ठीक है, एक ही रेखा पर हो जाते हैं, एक ही सीधी रेखा पर हो जाते हैं, तब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण कैसे हो जाता है कि जो सन की लाइट है वो अर्थ पर पड़ती है, अर्थ की वजह से वो चंद्रमा तक नहीं पड़ पाती है, तो चंद्रमा पर क्या होता है? अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और उसको हम अमावस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अमावस्या की। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अमावस्या जब आधा चमकीला और आधा अंधेरा हो जाता है। मतलब जैसे ये चंद्रमा है, ये और ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये चंद्रमा इस साइड से तो अंधेरा हो गया इस पर, और इस साइड से चमक रहा है, लेकिन हमें तो पृथ्वी से यही साइड दिखाई देगी, तो अंधेरे वाली साइड दिखाई दे रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि अमावस है। ठीक है, आधा भाग चमकीला हो गया और आधा अंधेरा हो गया, और अंधेरा भाग जो है वो पृथ्वी की ओर होता है। बताया मैंने आपको, ये अंधेरा भाग है पृथ्वी की ओर होता है, तो उस रात को क्या कहते हैं? उस रात को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या भी महीने में केवल एक रात को होती है और पूर्णिमा भी केवल एक रात को होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 15 दिन का डिफरेंस होता है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, नए चंद्रमा की रात्रि यानी कि अब चंद्रमा अंधेरा हो गया, अमावस हो गया, उसके बाद अब चंद्रमा पूर्णिमा की ओर जाएगा, यानी कि चांद बढ़ता जाएगा, तो हम अमावस्या को दोबारा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम खगोलीय पिंडों की। तो होते क्या है खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड? आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे आदि सभी पिंड हैं। कौन कौन से? आकाश में जितने भी पिंड हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, तारे हो, सभी कुछ हो, उनको हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। वे उस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। किसका? विशाल ब्रह्मांड का, यानी कि उस यूनिवर्स का एक हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं, और आमतौर पर हमसे बहुत दूर होते हैं। हमें देखने में लग सकता है कि बहुत पास है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। खगोलीय पिंड शब्द उतना ही विस्तृत है। कौन सा शब्द? खगोलीय पिंड शब्द। खगोलीय पिंड शब्द उतना ही विस्तृत है, उतना ही बड़ा है जितना कि संपूर्ण ब्रह्मांड। हमारे ब्रह्मांड को इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी के पास ही मतलब सूर्य है, और पृथ्वी के पास ही और सारे ग्रह हैं। ये सब किसमें विद्यमान है? एक आकाश गंगा में, और ऐसी ही अरबों आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो जब अरबों आकाश गंगाएं हैं, उनमें अरबों सूरज होंगे, अरबों तारे होंगे, तो क्या कोई भी कल्पना भी कर सकता है ब्रह्मांड की? नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड, ज्ञात और अज्ञात दोनों। संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या आ जाता है? जो भी चीजें, जितनी भी चीजें हमें ब्रह्मांड में पता है वो भी, और जितनी नहीं पता है वो भी। लेकिन आएंगे तो सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में भी, उन्हें पता है, हमें पता है उनके बारे में तब भी, और ना पता हो तब भी। परिभाषा के अनुसार देख लीजिए। परिभाषा के अनुसार आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का कोई भी प्राकृतिक पिंड है। कोई भी नेचुरल पिंड जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बाहर हो। ठीक है, चाहे वो चंद्रमा हो, सूर्य हो, सौर मंडल के ग्रह हो, कुछ भी हो। ठीक है, उदाहरण चंद्रमा, सूर्य और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह। लेकिन वह बहुत सीमित उदाहरण है, ये तो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अंतरिक्ष में कोई भी क्षुद्र ग्रह भी हो, वो भी एक खगोलीय पिंड है। क्या हो? अंतरिक्ष में कोई भी क्षुद्र ग्रह भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है जी, चलिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं कौन कौन सी? सूर्य, चंद्रमा
तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कौन कौन सी चीजें हो गई? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या और भी कोई वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं, उन सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। अब कुछ खगोलीय पिंड तो होते हैं बड़े आकार के और गर्म होते हैं, तो जो बड़े हैं और ज्यादा गर्म है वो किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनके पास क्या होता है? अब ये गर्म है तो इनके पास अपनी हीट होगी, है ना, और अपनी लाइट होगी, ठीक है, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इजी सी लैंग्वेज में समझिए कि तारे के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तारा क्या होता है सुनिए। एक खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है मतलब आकाश में कोई भी एक ऐसी पिंड है, ठीक है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर, जिसमें खुद की हीट है और खुद की लाइट है, यानी कि इसमें अपने आप की हीट भी है और लाइट भी है। तो ऐसे सभी खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है सूर्य। क्या सूर्य एक तारा है? जी हाँ, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। और ऐसे ही अरबों खरबों तारे हैं हमारी आकाश गंगा में, और ऐसे ही अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो इमेजिन कर सकते हो कितने सूरज होंगे हमारे पूरे ब्रह्मांड में, ये इमेजिनेशन से भी बाहर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों के विभिन्न समूह, समूह यानी कि ग्रुप्स, तारों के ग्रुप्स द्वारा बनाई गई जो आकृतियां होती हैं, ठीक है, उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसके एक उदाहरण है। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह होता है। क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का ग्रुप होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मंडल का भाग है, अर्सा मेजर का, सॉरी, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसमें देखिए कितने ग्रुप है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। कितने तारों का समूह है ये? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारों का समूह है। तो इसको क्या कहते हैं? बिग बियर या अर्सा मेजर। ये कौन सा है? 7 तारों का समूह है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ध्रुव तारे की बात करते हैं हम। हाँ, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब दिशा देखनी होती थी कि डायरेक्शन, जैसे अभी तो हम देखते हैं हमारे फोन में भी कंपास वगैरह होता है कि नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन पहले के टाइम में लोग ना दिशा का निर्धारण तारों के हिसाब से करते थे। कौन से तारे से करते थे? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। कौन सा तारा? उत्तरी तारा, यानी कि इसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, इसको पोलर स्टार भी कहते हैं। ध्रुव तारा, एक तारे को छोड़कर, ये जो ध्रुव तारा है, इस एक तारे को छोड़कर बाकी सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। कैसे गति करते हैं? यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ध्रुव तारा है वो कैसे गति करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, वो ऐसे गति करता है, ठीक है। केवल एक ही तारा है जो अपनी स्थिति नहीं बदलता। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी स्थिति नहीं बदलता है। और ये कहाँ पर होता है? जो हमारी पृथ्वी का अक्ष है, जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो अक्ष है, सॉरी, इसका जो अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष, इसकी ये जो नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, तो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में उत्तर ध्रुव, ये है नॉर्थ, इधर ही उत्तर ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल में स्थित है, ऊपर उत्तर में स्थित है। अब जो समुद्री यात्री होते थे वो इसके द्वारा दिशा का निर्धारित करते थे। ये देख लेते थे भाई वो पोलर स्टार है, उसकी गति चेंज नहीं होती है, उसकी स्थिति चेंज नहीं होती है, तो वो ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा कहाँ होता है? उत्तर में है। तो बाकी की दिशाओं का वो अंदाजा लगा लेते थे कि जब ये उत्तर है तो ये साइड पूरब होगी, ये साइड पश्चिम होगी, इस तरीके से। अब बात करते हैं ग्रहों की। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अभी हमने पढ़ा था जिसमें प्रकाश और ऊष्मा होती है उनको क्या कहते हैं? तारे। लेकिन ग्रह जो होते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी ग्रह है, इनमें क्या होता है? अपनी ना तो लाइट होती है और ना ही हीट होती है। ये क्या होता है? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब तारा कौन सा? जैसे कि सूर्य। अब ये हमारी अर्थ है, ये तो एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसके पास अपनी हीट भी है और अपनी लाइट भी है। तो हमारी जो पृथ्वी जो चमकती है ना, वो इसी के प्रकाश से चमकती है। तो हमारी पृथ्वी क्या हुई? ग्रह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन ग्रह की, क्या डेफिनेशन है? कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हो। ग्रह कौन से होंगे? ये सन है, क्या है ये?
सन है। लेकिन ग्रह कौन सा होगा? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता होगा। ठीक है, इस पथ को क्या बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का जो रास्ता होता है, इस पथ को कहते हैं कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। कुछ ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, अब ये जो हमारा ग्रह है, हमारा ग्रह कौन सा है जिस पर हम रहते हैं? पृथ्वी है। ठीक है, देखो ये सूर्य है, क्या है ये? सन है, नीचे लिखा हुआ है, ये रहा सन। सन के आसपास चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो सबसे पहला ग्रह है वो है मरकरी। मरकरी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बुध। कौन सा है? मरकरी। दूसरा जो सूर्य के चक्कर सूर्य का जो चक्कर लगाता है, दूसरा है वीनस। वीनस को क्या कहते हैं? शुक्र। तीसरा है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। और चौथा है मार्स। मार्स यानी कि मंगल। मंगल। फिर मंगल के बाद जो ग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसको बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति। उसके बाद जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको कहते हैं शनि, यानी कि सैटर्न। और उसके बाद अरुण और वरुण। अच्छा, एक और है, ये है प्लूटो। पहले हमारे जो ग्रह की संख्या थी, ग्रह की संख्या जो मानी जाती थी वो 9 मानी जाती थी। पहले ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती थी? 9 मानी जाती थी। लेकिन अब ग्रहों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। क्यों? क्योंकि प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अच्छा, हटाया क्यों गया है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रह कौन कौन से होते हैं। ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाए। तो जो प्लूटो था ना, ये सूर्य के आसपास चक्कर तो लगाता था, लेकिन रास्ते में ना एक और किसी ग्रह के रास्ते को काटता था। ठीक है ना, इसलिए इसको, और फिर ये बाकी के ग्रहों से साइज में कुछ ज्यादा ही छोटा था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब हमारे जो ग्रह हैं वो कितने हैं? 8। ठीक है, नाम मैंने आपको बता दिए सारे। चलिए, खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। अब जो खगोलीय पिंड है या ग्रह है, इनके बारे में जो भी पढ़ाई करते हैं ना, जो भी थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लैनेट। सबको पता होगा बच्चों, ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट, और ग्रीक भाषा में कहते हैं, ग्रीक भाषा के किस वर्ड से बना है प्लैनेट वर्ड? प्लैनेटाई। किस शब्द से बना है? प्लैनेटाई शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। प्लैनेट तो वैसे भी सूर्य के चारों ओर ही घूमते हैं, इसलिए इसका नाम प्लैनेट रखा गया है, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जिस पर हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं जी? हम भी एक ग्रह पर रहते हैं, लेकिन हमारे ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। यह अपना संपूर्ण प्रकाश, जो हमारी पृथ्वी है, वो संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। तारा सबसे नजदीक का कौन सा है हमारा? सूर्य, क्योंकि उसकी खुद की हीट और लाइट है। लेकिन अगर सबसे पास का ग्रह देखें तो ग्रह कौन सा है पृथ्वी के सबसे पास का? एक तो है शुक्र और एक है मंगल। बीच में है ना पृथ्वी, यह है पृथ्वी। तो आसपास के ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल। लेकिन तारा, पास का सबसे पास का तारा कौन सा है? सूर्य। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा पे से अगर हम देखते हैं तो यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखती है। कैसी दिखती है? चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है सूर्य से दूरी के हिसाब से। अब जैसे सूर्य से दूरी हम देखें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी कौन सी है? शुक्र के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। और आकार में अगर हम साइज में देखें तो साइज में पृथ्वी का जो बड़ा है ना, वो 5वें नंबर पर है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो हमारी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये याद रखना है आपको। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। कैसा है? एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। अभी तक जितने भी हमारे ग्रह हैं उन पर किसी पर भी जीवन नहीं देखा गया है। और हमारी पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह यानी कि देखो, ग्रह का मतलब जो सूर्य का यानी कि सन का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये तो है ग्रह। लेकिन जो उपग्रह होता है, उपग्रह
एक मिनट, उपग्रह क्या होता है? वो ग्रह का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? उपग्रह होता है वो इसका ग्रह का चक्कर लगाए। क्लियर? यानी कि ग्रह जितने भी होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो हमारे ग्रह का यानी कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो हमारा एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 6371 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए अभी उपग्रह के बारे में दिया हुआ है ना, वही है। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह से छोटे हैं, हमारा चंद्रमा ग्रह से छोटा है, वो दिखाई देता है बड़ा, लेकिन वो हमारी पृथ्वी से बहुत छोटा है। ठीक है, तथा जो आकाशीय पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, आप ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो उपग्रह हो गए, उन्हें उपग्रह कहते हैं। बताया था मैंने आपको, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखिए सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह। पहले कितने थे? पहले 9 ग्रह थे। अभी मैंने आपको बताया ना, पहले कितने ग्रह थे? पहले 9 थे। अब प्लूटो नहीं है। ठीक है ना, प्लूटो नहीं है। चलिए, तो इनमें से नाम क्या क्या है? अभी मैंने आपको उसमें भी बताए थे। पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र, ठीक है, तीसरा है, तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? हमारी खुद की पृथ्वी, चौथे पर मंगल, पांचवें पर बृहस्पति, छठवें पर शनि, सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब हम सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य है ना हमारे सौर मंडल का केंद्र है। क्या है? केंद्र है। लेकिन अभी आप कहोगे कि मैम अभी जो इमेज देखी थी उसमें तो सूरज कोने पे था, ऐसे कोने पे था सूरज, और इसके पास पहले बुध था, फिर वो था। लेकिन बेटा जब हम सूर्य भी तो आधा था, सूर्य को पूरा करेंगे तो ये भी तो रास्ता पूरा हो जाएगा। तो सूर्य सेंटर में है। ठीक है, सूर्य सेंटर में है और उसके बाद आ रहे हैं सारे। ये है सन, ठीक है, ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी, फिर ये है मंगल, ऐसे करके। तो सूर्य कहाँ पर है? सूर्य है सेंटर में, यानी कि केंद्र में है। और ये क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य एक छोटा तारा है। कैसा तारा है? एक छोटा तारा है जो आकाश गंगा के केंद्र से, आकाश गंगा का जो केंद्र है उसमें अगर गणना के हिसाब से देखें तो 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सर्पिल भुजा के एक सिरे में स्थित है। किस भुजा के किस भुजा के सिरे पर है? ये याद रखना है, सर्पिल भुजा के। किस भुजा के? सर्पिल भुजा के। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सूर्य अपने अंश पर, ठीक है, अक्ष पर, अक्ष आएगा बेटा यहाँ। सूर्य अपने अक्ष पर 29.4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है। कितने में? 29.4 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है। किंतु ध्रुवों में इसकी वर्णन की गति जो है वो कितनी है? 33 दिन है। ठीक है, सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि सौर मंडल में क्या क्या आता है? सूर्य आ गया सौर मंडल में, क्योंकि वो तो सेंटर में है ही। फिर हमारे 8 ग्रह आ गए जो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। अब जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है ना, तो वो तो उसके साथ साथ सूर्य का भी लगाएगा। अब उपग्रह भी हो गए। और कुछ ऐसे छोटे मोटे बड़े बड़े मतलब पत्थर होते हैं, पत्थरों के टुकड़े होते हैं, उनको खगोलीय पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो भी सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। गर्म गैसों से बना है तभी तो इसमें आग जलती रहती है। अगर गर्म गैसों से नहीं बनता तो कैसे आग जलती इसमें? इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सारे के सारे सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, यानी कि इसका खिंचाव बल इतना ज्यादा है कि सबको अपने आप से ना बांधे रखता है, इसलिए सब इसका चक्कर काटते हैं ग्रेविटी की वजह से। ठीक है ना? सूर्य सौर मंडल के लिए जो सूर्य है वो इकलौता प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। मतलब हमें हमारे ग्रह सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सब पे जो लाइट का और हीट का एकमात्र स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है? वो सूर्य है। सबको सूर्य से ही लाइट और हीट मिलती है।
अच्छा, सूर्य पृथ्वी से दूर कितना है? इतनी गर्मी है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब जाके गर्मियों में इतना बुरा हाल करता है। अगर जरा सा भी पास होता तो क्या हाल होता हमारा, है ना। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सूर्य से दूरी के अनुसार भी बता दिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है ना, ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, जितने भी 8 ग्रह हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जिस भी रास्ते पर वो लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कक्षा कहते हैं। जो उनका रास्ता है चक्कर लगाने वाला, उसको कक्षा कहते हैं। ये आपकी क्लास वाली कक्षा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, प्लूटो देखो, ये आ गया। प्लूटो भी पहले एक ग्रह माना जाता था, अभी मैंने आपको बताया प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, ठीक है, ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, कब? अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको क्या बोला जाएगा? बौना ग्रह, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्रहों का विवरण। थोड़ा बहुत ग्रहों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला ग्रह है बुध। क्या है? बुध जो है ना, वो सबसे छोटा है। कैसा है? सबसे छोटा। और सबके सबसे ज्यादा पास कौन सा सूर्य के? वो भी सबसे ज्यादा बुध ही है। तो बुध जो है वो सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध ही एकमात्र ग्रह है जो केवल सूर्य का ही चक्कर लगाता है और किसी का चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, और इसके अलावा बाकी ग्रह ना चाहते हुए भी अन्य ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। अब एक बात बताओ, ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है बुध, ठीक है। अब सूर्य और बुध इन दोनों का चक्कर लगा रहा है कौन? शुक्र। अब सूर्य, बुध और शुक्र, इनका भी चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। तो ये तो ना चाहते हुए लगा रही है ना पृथ्वी इनका चक्कर। तो लगाना तो उसको सूर्य का है, पर ये दोनों बीच में है, इसलिए इनका भी लग जाता है। इसीलिए जो बुध है वो इकलौता ऐसा है जो केवल और केवल किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का ही चक्कर लगाता है। इसके अलावा बाकी ग्रह ना चाहते हुए भी अन्य ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बुध ग्रह जो सूर्य की एक परिक्रमा करता है ना, वो केवल 88 डेज में कर लेता है। यानी कि यहाँ पे जो साल होता है वो कितने दिन का होता है? 88 डेज का। हमारे यहाँ साल कितने दिन का होता है? 365 डेज का। लेकिन बुध पर कितने का होगा? बुध पर होगा 88 डेज का। मतलब हाँ, 88 डेज में ही एक साल कंप्लीट हो जाएगा बुध ग्रह पे अगर हम रहेंगे तो। ठीक है जी, इसके आगे, और यह ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य के करीब 1.5 गुना ज्यादा दूर होता है। यह ग्रह अपसौर और उपसौर की तुलना में सूर्य के करीब 1.5 गुना ज्यादा दूर होता है। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे छोटा और सबसे हल्का भी है। अब छोटा है तो हल्का तो होगा ही होगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 डेज में पूरी कर लेता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट ग्रह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ग्रह हमारा शुक्र, ठीक है ना। शुक्र क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम। सबसे निकटतम तो बुध है, लेकिन ये पृथ्वी का सबसे निकटतम बोला है। बुध क्या था? सूर्य का निकटतम, और ये किसका है? पृथ्वी का निकटतम। अच्छा, सबसे चमकीला है, बहुत ज्यादा चमकता है, और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म है इसीलिए सबसे ज्यादा चमकता है। सूर्य है, तारा है, वो सबसे ज्यादा गर्म है इसीलिए तो सबसे ज्यादा चमकता है। लेकिन ग्रह में सबसे ज्यादा कौन चमकता है? शुक्र। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे नाम है। पृथ्वी की संगिनी, पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की भागिनी, ये सब इसको बोले जाते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो इसका परिक्रमण है वो 255 डेज में पूरा कर लेता है। यानी कि जो शुक्र प्लेनेट है, वीनस प्लेनेट है, इसके ऊपर साल कितने दिन की होती है? 255 की। कितने? एक साल कब कंप्लीट हो जाएगी? 255 डेज में। ठीक है, अब बात करते हैं मंगल की, यानी कि मार्स। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को परिकल्पित किया गया है, हमेशा से परिकल्पित किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इस ग्रह पर जीवन हो। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स प्लेनेट कहा जाता है। यह सौरमंडल का चौथा सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा है? चौथा सबसे, सॉरी, सौरमंडल में तो ये चौथा है, लेकिन छोटे की बात करें तो दूसरा छोटा है। सबसे छोटा बुध है और उसके बाद मंगल है। और लेकिन वैसे सीरीज से देखें तो सबसे पहले बुध आता है, फिर मंगल आता है, फिर पृथ्वी, और सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, और फिर मंगल आता है, तो चौथे नंबर पर आता है। अच्छा, जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप के द्वारा इस ग्रह की खोज की थी। खोज किसने की थी इस ग्रह की? गैलीलियो ने की थी। किससे? अपने टेलीस्कोप से।
अच्छा, पृथ्वी के दिन के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को 687 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं इसको? 687 डेज। यानी कि मंगल पे जो एक साल होगा वो कितने दिन का होगा? 687 डेज का होगा। यानी कि हमारे जो एक साल के दिन है 365, उससे लगभग डबल। ठीक है, यानी कि हमारे 2 साल और मंगल का, सॉरी हाँ, हमारे 2 साल और मंगल का 1 साल। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत, पूरे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनका सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगल पर स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। बताओ, माउंट एवरेस्ट हमारा 8848 मीटर है और उससे भी 3 गुना बड़ा है। तो कितना बड़ा पर्वत हो गया है ना। किस पर है लेकिन ये है आपका मंगल ग्रह पर। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। खा नहीं बेटा, यहाँ कहा आएगा, ठीक है, ये खा लिखा है, खा नहीं आएगा, इसका आएगा लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह कौन कौन से? एक तो है फोबोस और एक है डीमोस। उपग्रह यानी कि जो मंगल का चक्कर लगाते होंगे। जैसे हमारा उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है जो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ऐसे मंगल का भी तो 2 ग्रह चक्कर लगाएंगे। वो कौन से? फोबोस और डीमोस। सूर्य के चारों ओर इसकी जो एक परिक्रमा है वो 678 डेज में पूरा कर लेता है। ये भी बताया था मैंने आपको। चलिए अब नेक्स्ट ग्रह के बारे में बात करते हैं जो कि है बृहस्पति। क्या है? जुपिटर। सबसे छोटा तो हमारा था बुध और ये है सबसे बड़ा। देखो यहाँ लिखा नहीं है, अब लिख लेना, यहाँ आएगा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसका उपग्रह का नाम है वो है ज्ञानीमिड। क्या है? ज्ञानीमिड। और जो ये है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगा पाता है ना, वो 12 साल में 1 साल पूरा कर पाता है, एक परिक्रमा पूरा कर पाता है। यानी कि हमारे यहाँ के 12 साल और इसका 1 साल। सोचो कितना लंबा टाइम चलता होगा बृहस्पति पर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं शनि की। अब जो शनि का जो आकार है यानी कि साइज है, शनि ग्रह आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा बड़ा है। सबसे बड़ा है बृहस्पति और उसके बाद दूसरा बड़ा कौन सा है? शनि। ठीक है, आकाश में यह पीले रंग के तारे के समान दिखाई देता है। शनि कैसा दिखाई देता है? एक पीले रंग का तारा दिखाई देता है। इसका गुरुत्व यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। कितनी है? पानी से भी कम है। अच्छा, शनि ग्रह के उपग्रह लगभग 82 है। हमारा तो पृथ्वी का तो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा। लेकिन शनि के आसपास कितने चक्कर लगाते हैं उपग्रह? वो है 82। अर्थात चंद्रमा की तरह, जैसे हमारा चंद्रमा है तो शनि के पास ना 82 चंद्रमा है। पृथ्वी के पास तो एक चंद्रमा ही है और शनि के पास कितने चंद्रमा है? 82 चंद्रमा है। तो जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा चंद्रमा है ना, उसका नाम पता है क्या है? टाइटन। क्या है? टाइटन। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। कौन बुध ग्रह के बराबर है? इसका उपग्रह। कौन है बुध ग्रह के बराबर? इसका उपग्रह। इसके अलावा फोबे, यूरोपा ये भी इसके उपग्रह हैं। फोबो जो है वो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। कैसे करता है? विपरीत दिशा में। यह आकार में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सूर्य के चारों एक परिक्रमण, जो ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर पाता है ना, वो 29 ईयर्स में कर पाता है। कितने में? 29 ईयर्स में। यानी कि जब हमारे 29 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब शनि सूर्य का एक चक्कर लगा पाएगा। अब हम बात करते हैं अरुण की यानी कि यूरेनस की। जो सौरमंडल में सबसे ठंडा, कैसा सबसे ठंडा ग्रह है वो है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। और इसके साथ साथ ये कई ग्रहों से, कई मायने में अन्य ग्रहों से भिन्न प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। जहां अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं, वहीं अरुण घड़ी की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी कि क्लॉकवाइज चलता है। इसकी रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज है। जहां जहां क्लॉक घूमेगी ऐसे। तो इसका अरुण की जो अरुण ग्रह परिक्रमा करता है वो क्लॉकवाइज करता है। और बाकी सारे ग्रह कैसे करते हैं? बाकी सारे ग्रह करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा घूमते हैं ऐसे। ठीक है, और ये करता है ऐसे। ओके, चलिए ये हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा सा, क्या कि अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं, जबकि अरुण घड़ी के दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। जहां अन्य ग्रह अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमते दिखाई पड़ते हैं, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है?
आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम हर्शेल द्वारा। और इसके उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया। अच्छा, टाइटन वो था शनि का, लेकिन टाइटेनिया वो है अरुण का, ये ध्यान रखना, ठीक है। कंफ्यूजिंग सा नाम है, सेम सेम है इसलिए, लेकिन आपको याद रखना है। और इसका जो सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमा पूरी होती है वो होती है 84 ईयर्स में, यानी कि हम जब 84 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे तब अरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगा पाएगा। तब तक तो हम बुढ़े होके मर भी जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वरुण ग्रह की। हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां ग्रह, यानी कि जो सबसे लास्ट का ग्रह पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? वरुण ग्रह। अच्छा, व्यास के आधार पर देखें तो ये सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है, और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी से 17 टाइम्स अधिक है, 17 ही है, और अपने पड़ोसी ग्रह यूरेनस से थोड़ा अधिक है। यह सूर्य से सबसे देर स्थित ग्रह है, यानी कि सबसे एंड में जाके स्थित है, और इसके उपग्रह का नाम क्या है? ट्राइटन। देखो, सबसे पहले हमने शनि का उपग्रह पढ़ा टाइटन, ठीक है। फिर हमने अरुण का उपग्रह पढ़ा, अरुण के उपग्रह का नाम क्या था? टाइटेनिया। और वरुण के उपग्रह का नाम क्या है? ट्राइटन। ये तीनों कंफ्यूजिंग है, सेम नाम है इसलिए, सेम जैसे लगते हैं लेकिन सेम नहीं है, बट आपको इनको याद करना है, ठीक है। और ये जो सूर्य की परिक्रमा लगा पाता है सबसे लास्ट में, तो बेचारा सबसे देर में भी तो परिक्रमा कर पाएगा। ये 164 साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह की सुनिए। ये कहता है ये पथरीले, यानी कि पत्थर और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी पूरे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये इतने लघु हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। अब ये ग्रह के साइज से ना बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको ग्रह नहीं बोल सकते। तो इनको पता है क्या बोलते हैं? लघु ग्रह, या फिर शुद्ध ग्रह, या फिर ग्रहिका कहते हैं, ठीक है। ये होते तो ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत सालों पहले किसी विस्फोट की वजह से ना टूटकर अलग हो गए थे। किसी विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये क्या होते हैं? ग्रहों के ही भाग होते हैं। ये असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये इतने सारे सारे टुकड़े हैं, तो ये भी इनके साथ, ग्रहों के साथ ना सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड क्या होते हैं? अब देखो, अभी हमने क्षुद्र ग्रह की बात की। क्षुद्र ग्रह क्या? जो सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हीं को उल्का पिंड कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह को उल्का पिंड कैसे कहते हैं? देखो, लाखों तारों के समूहों का आकाशगंगा, यानी कि लाखों सूरज का एक ग्रुप है, उसको आकाशगंगा कहते हैं, यानी कि मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है, यानी कि जो हमारे ग्रह हैं, वो आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है, और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? लाखों आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। अब देखते हैं ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो ज्योग्राफी शब्द है वो इंग्लिश वर्ड है। कौन सा है? इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये लिया किससे गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जियोग्राफी, यानी कि पृथ्वी का विवरण। अच्छा, ग्राफी की जगह अगर हम जियोग्राफी है तो पृथ्वी का विवरण। अगर जियोलॉजी लिख दें तो पृथ्वी का अध्ययन। अगर जियोमेट्री लिख दें तो पृथ्वी का मापन। और जियोइड लिख दें तो यानी कि पृथ्वी के आकार के जैसा, यानी कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भू आब, जियोइड शेप को क्या कहते हैं? भू आब। भू आब क्या होता है? हमारी पृथ्वी की जो शेप है ना बेटा, वो गोल नहीं है। चाहे आपसे कोई भी कहे, गोल कहे, अंडाकार कहे, ना तो गोल है ना अंडाकार है। कैसी है फिर हमारी पृथ्वी की शेप? एक बात बताइए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस पर समुद्र भी है, इस पर पहाड़ भी है, इस पर पेड़ भी है, ठीक है, इस पर नदियां भी हैं, है ना, और इस पर रेगिस्तान भी है। जब इतनी अलग अलग शेप है तो ये गोल कैसे हो सकती है? ये गोल नहीं है। हमने क्या किया ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा मान लिया, यहाँ डॉट 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 निशान लगा दिए, और इसको थोड़ा सा नीचा मान लिया, यहाँ डॉट डॉट, तो इसको हमने एक अंदाजे से गोल माना है शेप। ये गोल नहीं है। तो जो इसकी जो शेप है ना, उसको भू आब कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको भू आब कहा जाता है। ध्रुवों के पास हमारी पृथ्वी कैसी है? थोड़ी सी चपटी है, तो उसके कारण इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू आब, यानी कि जियोइड कहा जाता है। अच्छा, अंतरिक्ष पर से हम देखते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में से अगर हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पर 2/3 जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है।
चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं प्रकाश है जो सन है उसकी स्पीड कितनी है। सन की नहीं, सॉरी, सन की लाइट की, यानी कि प्रकाश की जो स्पीड है ना वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कितनी है? यानी कि जो हमारे सन की जो लाइट है ना वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है। तो फिर उसी स्पीड से अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा? उसी स्पीड से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट का समय। कितना लगता है बच्चा? 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अब देखिए मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं। हमने तो भी पढ़ा कि उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मानव निर्मित यानी कि जो मानव ने बनाकर, है ना, और ऊपर उसमें वायुमंडल से बाहर छोड़ दिए हैं। मानव ने बनाए हैं लेकिन उनको बाहर छोड़ दिया है। अब वो क्या करेंगे ना, चंद्रमा की तरह ही वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। वो किसने बनाया है? मानव ने बनाया। इसलिए उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित उपग्रह। ये कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल पिंड होते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कौन कौन से हैं मानव निर्मित? कुछ भारतीय उपग्रह हैं जैसे कि इनसेट, IRS और एडुसेट। ये कौन कौन से हैं? मानव निर्मित उपग्रह हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं। चंद्रमा हमारी जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो उपग्रह है, इसलिए हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वो चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेता है? चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। यानी कि चंद्रमा पर ना 1 साल 1 दिन के बराबर होता है। यानी कि 27 दिन में ही उसका 1 साल हो जाएगा और 27 दिन में ही वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर देगा। ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है एक ही भाग? जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बात तो 2 सर्कल सामने है, ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो हम यहाँ से खड़े होकर अगर हम चंद्रमा को दिखाएं तो पूरा बेटा कैसे दिखाई जाएगा? इसका एक ही साइड तो दिखाई देगी ना। तो इसलिए हमको जो चंद्रमा का पार्ट दिखाई देता है वो कितना दिखाई देता है? केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ होता है आपका चैप्टर समाप्त। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।